बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूँ मोहम्मद जुनेद हलीम। मैं हूँ ईशा अदनान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। जैसे कि आपको मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कि बाहर का मौसम ख़राब है, गला बैठा हुआ है, फीवर है। तो जितनी मेरी आवाज़ निकल रही है इतनी से आप गुजारा कीजिएगा। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले हम टॉप स्टोरीज शामिल करेंगे और सबसे पहले जिक्र होगा आज चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा अपना आखिरी दिन, जो कि उनके रिटायरमेंट का दिन है, 25 अक्टूबर का दिन, आज वो रिटायर होने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो नए मुंतखब होने वाले चीफ जस्टिस हैं जैसे याहिया आफरीदी, वो कल अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। तो सबसे पहले होगी इसी पर बात, क्योंकि तहरीक इंसाफ अभी भी बज़िद है कि वो तो एहतजाज करेंगे, वो याहिया आफरीदी साहब को नया चीफ जस्टिस नहीं मानते। और एक और बड़ा अहम सवाल ये भी है कि जो सीनियर जजेस हैं, क्या वो रिटायर होंगे या अपने ओहदों पर बरकरार रहेंगे। इसके अलावा आज जो दूसरा रोज़ होगा तीसरे और फैसला कुन टेस्ट का पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान, तो देखते हैं कि पाकिस्तान ने मैच को संभाल तो लिया है, लेकिन ये गिरफ्त मजबूत रहती है। और जिस तरह से स्पिनर्स का जादू चल रहा है, क्या इंग्लैंड के स्पिनर्स भी कहीं हम पे हावी तो नहीं हो जाएंगे, तो इस पर भी हम तबसरा लेंगे। हमारे साथ माहिरीन होंगे और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि घुंघों की फार्मिंग बनी है पैसे कमाने का जरिया। घुंघों के स्लाइम से बनी कॉस्मेटिक्स की बैनुल-अक़वामी सतह पर भी धूम। मिलाएंगे आपको लावारिस 230 बच्चों को आलीशान घरों में लाइफस्टाइल देने वाले माँ बाप से। और साथ ही साथ बच्चों का स्क्रीन टाइम कैसे कंट्रोल करें, बच्चों को मोबाइल से बचाने का तरीका भी आपको बिल्कुल, ये बड़ा अहम मामला है। बच्चे आदी हो चुके हैं और किसी हद तक हम भी जिम्मेदार हैं उनको स्क्रीन टाइम उनका बढ़ाने में, उनको आदी करने में। तो इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जिस तरह से हमने आपको बताया था कि आज चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा रिटायर होने जा रहे हैं और उनकी मुद्दत ख़त्म हो रही है। बड़ी लेदे हुई, बड़ी बहस मुबाहिसा हुआ और ये कहा जाता रहा अपोजिशन की तरफ से कि उन्हें मुस्तफ़ीद करने के लिए बुनियादी तौर पर ये सारी तरमीम हो रही है, 26वीं आईनी तरमीम। लेकिन ये तासुर ज़ाहिर हो चुका है और नए जो चीफ जस्टिस हैं जैसे याहिया आफरीदी, अब वो अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे कल के रोज़। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा आज रिटायर्ड हो जाएंगे और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के एजाज़ में अलविदाई ज़ोहराना भी दिया जाएगा। 26 अक्टूबर 1959 को पैदा होने वाले काजी फायज़ ईसा 5 साल 1 माह चीफ जस्टिस बलूचिस्तान रहने के बाद 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने। 17 सितंबर 2023 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठाया और इस ओहदे पर 1 साल 1 माह और 10 दिन बराजमान रहने के बाद आज सुबकदोश हो गई हैं। जस्टिस काजी फायज़ ईसा कई अहम मुकदमात की समाअत करने वाले बेंचेस में शामिल रहे। 21वीं आईनी तरमीम केस में मिलिट्री कोर्ट्स के कयाम को गैर आईनी करार दिया। फैजाबाद धरना केस का फैसला सुनाया। तलोर के शिकार और उर्दू जबान को सरकारी खतों किताबत में फरोग देने के फैसले सुनाए। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट मेमो कमीशन की सरबराही की और इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार की। बतौर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस ख्वाजा शरीफ कत्ल साजिश इंक्वायरी कमीशन और कोयटा सिविल अस्पताल हमला कमीशन में बतौर सरबराह खिदमात सर अंजाम दी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया। अदालती कार्रवाई को बराह रास्त नशर करने का एजाज भी उन्हीं के हिस्से में आता है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने बरसों से ज़ेर इल्तवा केसेस के फैसले सुनाए, जिनमें भुट्टो रेफरेंस केस, मुशर्रफ गद्दारी केस, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी केस नुमाया है। 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात कराने का फैसला भी तहरीर किया। 13 जनवरी को पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील को मंजूर किया और पीटीआई बल्ले के निशान से महरूम हो गई। दावतों का सिलसिला जारी है। आज ज़ोहराना भी दिया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ इशाया भी दिया गया था जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब को। और ये मामला अब क्या सुलझ चुका है, क्या ये तनाव, ये टकराव ख़त्म होने जा रहा है या इसमें मज़ीद शिद्दत आ सकती है। हमारे साथ होंगे हाफिज़ एहसान अहमद साहब, माहिर कानून है, और शौकत पराचा साहब भी हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। हाफिज़ एहसान साहब, आपके ख्याल में ये तनाव और टकराव जो अभी तक हम देख रहे थे, क्योंकि पीटीआई तो बज़िद है, वो कह रहे हैं कि वकला की तरफ से एक नई तहरीक चलाई जाएगी, वो चीफ जस्टिस नहीं मानते जस्टिस याहिया आफरीदी को। आपको लगता है कि सूरत हाल अब कंट्रोल होने जा रही है, चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं, ये सूरत हाल तनाव वाली अभी कुछ दिन और चलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनेद, आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया एंड वेरी गुड मॉर्निंग। अब ये है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने पास कर दी है और उसके अंदर जो नया मैकेनिज्म बनाया है, उसके अंदर अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सिलेक्शन या उसकी नॉमिनेशन जो है, एक नेशनल असेंबली की कमेटी है जो सेनेट और नेशनल असेंबली पे 12 लोगों पे मुश्तमिल है। उन्होंने एक फैसला किया और उन्होंने इस फैसले के अंदर जस्टिस याहिया आफरीदी को पाकिस्तान का 30वां चीफ जस्टिस के तौर पे रिकमेंड किया है और ये पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस होंगे जिनको पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक प्रोसेस के जरिए किया है। अब अगर इसको देखा जाए तो चूंकि पीटीआई का एक एटीट्यूड जो है वो कई सालों से इस तरह का रहा है कि जो भी गवर्नमेंट काम करती है वो उसके खिलाफ एक कंसिस्टेंट है और अगर वो गवर्नमेंट
होते हैं तो फिर भी एक नैरेटिव जो है वो होता है। तो जो एक नैरेटिव उन्होंने एस्टैब्लिश कर लिया हुआ है इस सारे प्रोसेस के अंदर या अमेंडमेंट के अंदर, बावजूद ठीक इस है। चीज के पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इस प्रोसेस के अंदर उनकी कॉन्सेंट भी थी, कॉन्करेंस भी थी, और वो इतना इसके अंदर हॉस्टिलिटी वाला एटीट्यूड नहीं है सिवाय इस चीज के कि जी जस्टिस मंसूर को होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि जस्टिस मंसूर ड्रैग करना और अननेसेसरीली ड्रैग करना हमारी जुडिशरी को, यही वो एक वजह बनी है कि जिससे शायद जस्टिस मंसूर जो है ठीक वो है। पाकिस्तान के चीफ बने। ठीक है, हवाज़ एहसान लेकिन साहब, अब जानना चाहेंगे कि खींचातानी लंबी हो सकती है, क्या समझते हैं? क्योंकि पीटीआई का मौक़िफ़ वाज़ेह है, वो कहते हैं कि जैसे आपने भी कहा कि मंसूर अली शाह साहब को आना चाहिए था, सीनियरिटी के हिसाब से नंबर भी उन्हीं का बनता था। क्या एक्सेप्ट हो जाएगा या फिर नहीं, इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा? अगला फेज जो है अब आईनी बेंच का, जरा उस पर भी रोशनी डालिएगा, क्योंकि हुकूमत तो ये कह रही है कि एक हफ्ते में ये सारे मामला तय कर लेंगे। अब क्या क्या मजीद होना बाकी है? अच्छा, एक तो ये है जुनेद के पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने कोई जुडिशियल ओवर रीच या कॉन्स्टिट्यूशनल ओवर रीच नहीं किया। ये पाकिस्तान के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी प्रोसेस जो था वो एग्जीक्यूटिव का था, जिसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट के जरिए लिया, और दुनिया भर के अंदर एक प्रिंसिपल अप्लाई करता है मुख्तलिफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का। इंडिया के अंदर आज भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो उनके सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लगाता है, और उनमें से जो 6 जजेस हैं वो एक अपना चीफ जस्टिस जो है वो इलेक्ट करते हैं या नॉमिनेट करते हैं या डेजिग्नेट करते हैं टू द ठीक है। प्रेसिडेंट, और पार्लियामेंट उनकी एबिलिटी करती है। तो ऐसी कोई बात ऐसी है नहीं है कि शायद पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने कोई ऐसा काम किया है लेकिन कि जिससे हाफिज साहब, एतराज तब पैदा होता है कि जब सवाल ये किया जाता है कि आखिर मंसूर अली शाह साहब क्यों नहीं, अगर वो सीनियर थे और उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर, उनकी शफाफियत के ऊपर अंदाजे, हाँ, जो उनका अदलिया को कंडक्ट करने का अंदाज है, उस पर कोई एतराज़ नहीं था, तो फिर उन्हें मौका क्यों नहीं दिया गया? इस पर एतराज़ होता है। देखिए, चीज ये जुनेद के जब पाकिस्तान के आइन के अंदर किसी भी शख्स की अपॉइंटमेंट होती है तो उसका एक प्रोसेस है। शख्स ये नहीं कह सकता कि मुझे सेलेक्ट करने के लिए या मुझे नॉमिनेट करने के लिए मेरे लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस किया जाए। यही वो हमारी प्रॉब्लम है कि इंस्टीट्यूशंस के बजाय जो है वो हम इंडिविजुअल्स के अंदर अपने आप को फंसा लेते हैं। अगर देखें पिछले 12 साल से जितने भी चीफ जस्टिस आए हैं, हमने किसी को भी अच्छा सेंड ऑफ नहीं दिया, और हर चीफ जस्टिस कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ये है। है। और जो उसके मुतालिक बात कहते हैं, अब या अफरीदी साहब अच्छे शरीफ आदमी, नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी है, कभी किसी जुडिशियल ओवर रीच के अंदर आपने उन्हें नहीं देखा। उनकी जजमेंट्स आप देख लें, मेरिट्स पे है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है, भी उनकी आप देखें कि टू द लॉ है। मेरा ख्याल ये है कि इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस जो हमारे मुल्क के अंदर चल रही हैं, इससे बेहतर ऑप्शन हो नहीं ठीक है, सकती अच्छी, कि एक आपके ऐसा ख्याल में अच्छी ऑप्शन है। अब साहब 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक अब तो हमने नए तरीके से चीफ जस्टिस का इंतखाब किया है, और कहा यही जा रहा था कि आईनी तरमीम का मकसद भी यही है कि स्ट्रेंथन करना है जुडिशरी को, और अवाम के मफाद के लिए आईनी तरमीम की जा रही है। क्या समझते हैं कि जो कहा गया था उसी लिए आईनी तरमीम की गई है, और स्ट्रेंथन हो पाएगी जुडिशरी इससे? देखिए, एक तो ये है कि जो बुनियादी आइडिया ये था कि पाकिस्तान के आम आदमी को इंस्टेंट रिलीफ दिया जाए। दूसरा, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट्स या हाई कोर्ट्स जो जुडिशियल ओवर रीच कर रही हैं, उनको अंडर आर्टिकल 172 की जुरिस्डिक्शन के नीचे लेके आया जाए, और एक पार्लियामेंट और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के अंदर एक जो इम्बैलेंस हुआ है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन के अंदर लेके आया जाए, जो सेपरेशन ऑफ पावर या आपका ट्राइकोटमी ऑफ पावर का एक कॉन्सेप्ट चलता है। तो मेरा ये ख्याल है कि दो चीजें तो इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आ गई हैं कि एक जो पार्लियामेंट का इम्बैलेंस हुआ था विज़ाविज़ जुडिशरी, और जो जुडिशरी आर्टिकल 184(3) आर्टिकल 199 को 187 की बुनियाद के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सीड ऑफ जुरिस्डिक्शन उसने कर लिया था, जी। उसके अंदर तो जो है उनको बैलेंस कर दिया गया है। ठीक। जहां तक आम आदमी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ शिफ्ट हुए हैं, इससे आम आदमी की जो प्रॉब्लम्स है ये इंस्टेंट जस्टिस नहीं आएगा। उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा, और वो 27 कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन सारी, यानी कि आपको लगता है कि अदलिया स्ट्रेंथन होगी और जो हुकूमती दावा है वो दुरुस्त है। पर साहब, प्रोटोकॉल अमूमी तौर पे यही देखा गया है, चाहे वो दीगर चीफ्स भी हों, आर्मी चीफ के बाद भी अगर कोई सीनियर रह जाते हैं तो वो रिटायरमेंट खुद ही ले लेते हैं, वो इस्तीफ़ा दे देते हैं। तो एक तासुर तो यही था कि दोनों सीनियर जजेस भी इस्तीफ़ा दे देंगे, लेकिन शायद ऐसा नहीं होने जा रहा। देखें, इस्तीफा देना एक उनका अपना फैसला है, वो अगर दें ना दें, लेकिन ये जो माहौल क्रिएट किया गया एक प्रेशर डालने के लिए, और हाफिज साहब जो बात कर रहे थे कि इनको मुतनाज़ा तो खुद किया गया। बात ये है कि 23 मार्च 1996 को जब जस्टिस सजाद अली शाह ने जजेस केस में ये फैसला दिया
कि सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बनेगा, उससे पहले क्या था? ये जो कहा जा रहा है ना कि सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ही हक था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वो बनते ना बनते, मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन ये को बॉर्न राइट किसी का नहीं था। इमेजिन करें आप 1995 में बैठे हुए हैं, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की पोजीशन खाली हुई है, तो फिर क्या उस वक्त कहा जाता कि सीनियर मोस्ट आएगा? नहीं। तो असल वजह आपको फिर वही लगती है कि जो ख्वाजा साहब ने असेंबली फ्लोर पे भी कहा कि एक निजी महफिल में जो यकीन दहानी के साथ कहा गया कुछ जज साहिबान की तरफ से कि आप तैयारी कर लें, हुकूमत में लीडर आपका आने वाला है, तो ये असल मामला वही है, वो ले बैठा है इस सारे जो एक प्रोटोकॉल चल रहा था और तरमीम का बायस बना। जो भी कंसिडरेशन हो, बहुत सारी कंसिडरेशन होती हैं। जब पार्लिमानी कमेटी के सामने ये 3 नाम आए, उन्होंने थ्रेड बेयर इस पे डिस्कशन की। कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशन हो सकती है, कोई जो करियर है उसकी कंसिडरेशन हो सकती है, लेकिन बात ये है जो एस्टेब्लिश किया गया इस तरमीम के तहत कि पार्लिमान सुप्रीम है और पार्लिमान ने फैसले करने हैं कि कौन किस जगह पर पहुंचेगा। उसमें ये नहीं है जो पिक एंड चूज वाली के एक ही नाम आएगा, एक ही रेस में होंगे, सिर्फ सीनियरिटी की बेस पर नहीं रखा जाएगा। ठीक है, अच्छा प्राचा साहब, हाफिज साहब साथ ही मौजूद हैं। हाफिज साहब, अगर आपसे ये जानना चाहें कि क्योंकि हमने देखा कि चीफ जस्टिस जब भी कोई बड़े बड़े फैसले देते हैं तो मुतनाज़ फैसले हो जाते हैं, उनके ऊपर हम दीगर जमातें जो सवाल उठाने लगती हैं कि ये फैसला फ़लाँ के हक में था, फ़लाँ के हक में था। अब तो आप क्या समझते हैं कि याहिया अफरीदी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बिल्कुल मुतनाज़ नहीं है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत साफ और शफाफ है, उनके फैसले एक्सेप्ट किए जाएंगे तमाम जमातों की जानिब से, या फिर वही इल्जाम होगा कि ये फलां जमात का है, ये चीफ जस्टिस फलां जमात का है? देखिए, एक तो अच्छी बात ये हुई है कि सिर्फ जो एक पॉलिटिकल पार्टी है वो उस प्रोसेस के ऊपर बात करती है और वो ये कहती है कि जस्टिस को होना चाहिए, लेकिन आपको कोई स्टेटमेंट नजर नहीं आएगी ना उनकी तरफ से ना उनके पॉलिटिकल लीडर की तरफ से, जिसके याहिया अफरीदी साहब की पर्सनैलिटी के मुतालिक बात की कि वो बाइस रखते हैं या वो पार्टीशन है या उनका पीटीआई के मुतालिक ख्याल है या वो ये है कि हमें उन पे ट्रस्ट नहीं है। आपको कोई एक स्टेटमेंट नजर नहीं आएगी। तो मैं ये समझता हूँ एक अच्छा सिग्नल है। दूसरा, उस चीज के अंदर ये आपने किसी की पर्सनैलिटी को एवेल्युएट करना है या एनालाइज करना है तो उसके आप ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हैं। अब उस ट्रैक रिकॉर्ड के अंदर एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है, अगर काजी फाइज ईसा साहब उनके पास पिटीशनर के तौर पे आए हैं तो उन्होंने उनकी पिटीशन पे डिस्कस किया है कि जज को आर्टिकल 3 के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर दूसरी कोर्ट्स के अंदर ये कहा है कि हम जजेस जो हैं अगर ऑलरेडी एक 5 मेंबर्स बेंच फैसला कर चुका है तो हमें लार्जर बेंच में जाना चाहिए। पीटीआई की रिजर्व सीट्स के मुतालिक उन्होंने कहा है कि अगर वो एंटाइटल है तो उनको बिल्कुल देनी चाहिए, लेकिन फोरम जो है वो ठीक है। हाफिज साहब, वक्त की कमी है, मैं लास्टली थोड़ा सा प्राचा साहब का कमेंट जानना चाहूँगा आईनी बेंच के हवाले से। आपको लगता है प्राचा साहब कि ये मुतफ़िका तौर पे सारे एक पेज पे आ जाएंगे आईनी बेंच की तश्कील के मामले पर, क्योंकि हमने देखा कि पीटीआई को एतराज़ था चीफ जस्टिस के चुनाव पर? बात यह है कि कोई मुतफ़िका तौर पर आए ना आए, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से या 26वीं आईनी तरमीम पे कोई मुतफ़िका फैसले नहीं हुए। जब आप पार्लियामान की बात करते हैं, हर शेड ऑफ लाइफ जो है वो वहाँ पर मौजूद होता है, किसी को एक्सेप्टेंस होती है, किसी को नहीं होती। लेकिन डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल में, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन में इख्तलाफ राय होता है। जो प्रोसीजर है, अगर 2/3 उस कमेटी में ये नाम कंसिडर होने के बाद 2/3 मंजूरी ना मिलती तो शायद या अफरीदी साहब भी चीफ जस्टिस नाम बनते। वहाँ भी तो इत्तफाक राय की कोई वो ना कोई कंडीशन है और ना फिर उसकी तवक्को रखनी चाहिए। जो प्रोसीजर्स हैं, जो प्रोसेस आइन में अडॉप्ट किया गया है और इन दैट, लेकिन फिर फैसले तो मुतनाज़े होंगे ना, अगर इस तरह से अदालतें बनेंगी, इस तरह से चुनाव होगा जजेस का। नहीं, एक प्रोसेस में 2/3 का मतलब क्या होता है? दुनिया भर में जो पार्लियामान की रवायात हैं वो 2/3 इसलिए रखा, एक होता है सिंपल मेजॉरिटी, यानी 51% नहीं हो रहा, बल्कि 2/3 से जो फैसला आएगा वही बहुत शुक्रिया शौकत प्राचा साहब। हाफिज एहसान साहब हमारे साथ मौजूद थे और 2/3 अक्सरी से उनका एक ख्याल है कि जो फैसला आएगा वो जमहूरियत का हुस्न है और ये शर्त नहीं है कि सबका इत्तेफाक राय हो। इसी वजह से ये रूल्स और ये कमीशन इन शख्सियात को चुना गया है।
बिल्कुल जी, इसके एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो स्पोर्ट्स की बात करेंगे, क्योंकि जो सेशन चल रहा है इस वक्त यहाँ दिलचस्प मरहले में पहुंच चुका है। पाकिस्तान की गिरफ्त काफ़ी हद तक मजबूत है। देखते हैं आज क्या होता है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। बात हो जाए खेल की और पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान आप जानते हैं कि फैसला कुन टेस्ट का आगाज़ हो चुका है। आज होगा दूसरा रोज़। गुज़िश्ता रोज़ की बात की जाए तो पाकिस्तान के स्पिनर्स का जादू एक बार फिर से चल गया है। 267 पर पूरी टीम को वापस भेज दिया था और एक बार फिर से साजिद अली ने अपने स्पिनर्स का जादू जगाया है और 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। इसी तरह से कुछ तनकीद भी हो रही है कप्तानी के ऊपर कि आखिर पेसर्स को क्यों नहीं आजमाया गया। तो बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अवैस, साबिक क्रिकेटर हैं। आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में अवैस भाई। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी, अब क्या कहेंगे, गिरफ्त तो मजबूत हो चुकी है, लेकिन आपको लगता है कि जो हमारे बल्लेबाज हैं एक बड़ा स्कोर बना पाएंगे? देखिए, गिरफ्त तो आपकी मजबूत आपको लग रही है। जो विकेट थोड़ा सा मैं भी गलत हुआ था, डाउट में था। मैंने कहा पिंडी की विकेट जहां तक हमें पता है खेले भी हैं थोड़ा सा, और जहां तक इसको देखा आज तक तो तीसरे दिन जाके कहीं ना कहीं बॉल विकेट पे टर्न होता है। लेकिन कल अगर आप साजिद खान की दूसरी बॉल देखें तो जितना स्क्वायर टर्न हुआ तो लग रहा था कि आसान विकेट नहीं होगी। टॉस बड़ा इस पे मैटर कर रहा था। मैं इसलिए फिर कहूंगा क्योंकि मैं पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को देख के कह रहा हूँ कि टॉस आपका बड़ा मैटर करता था। पाकिस्तान की जो बैटिंग है हमेशा आपको पता है, जब भी चौथी इनिंग्स आई है, क्योंकि आपने इस वक्त चौथी इनिंग्स के लिए खेलने जाना, जब आपने जीतने जाना है मैच को, तब पाकिस्तान ने हमेशा स्ट्रगल की है, खास करके जब आप चेस करने जाते हो। आप इस वक्त भी देख लें, जब पाकिस्तान बैटिंग करने आया था तो आपके ओपनिंग डिपार्टमेंट का वही इशू आपको नजर आ रहा है। इस वक्त जितनी नजरें वो शान मसूद पे, क्योंकि शान मसूद पे जितना एडेड प्रेशर है, बिल्डअप भी हो रहा है। ऐसा कैप्टन की वो लीड फ्रॉम द फ्रंट नहीं कर रहे, उनको लीड फ्रॉम द फ्रंट करना है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि शान मसूद साउथ शकील के साथ ये रोल कैसे प्ले करते हैं। आगा सलमान तो परफॉर्म आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन मोहम्मद अवैस, अगर आपने बात की है कि पिच की बात आप कर रहे थे, तो पिच तो पहले से कहा जा रहा था कि स्पिनर्स के लिए बनाई जा रही है, स्पिनिंग पिच बनाई जा रही है, और फिर हमने स्पिनर्स के साथ ही अभी तक देखें तो हमने परफॉर्म किया है। अब अगर बैटिंग हमारी उस तरह से परफॉर्म हम ना कर पाए, क्योंकि पिच तो हमने देख लिया कि वो साजगार ही स्पिनर्स के लिए है, तो क्या समझते हैं कि हाथ से सीरीज जाती हुई नजर आ रही है? देखिए, बहुत अर्ली है। मैं कहूँ कि पाकिस्तान, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान इस सीरीज हारे, क्योंकि बड़ा एक डिफेंडर सिचुएशन है। इंग्लैंड पे भी प्रेशर होगा, वो आपको खुद भी नजर आ रहा होगा। इंग्लैंड के फेस पे बैटिंग पे कल वो नजर आ रहा था कि उनके ऊपर प्रेशर है, लेकिन जो 100 रन्स की पार्टनरशिप दोनों सरे के बॉयज ने बनाई है, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस थी। जिस तरीके से उन्होंने स्पिन को काउंटर अटैक किया, लेकिन क्योंकि अवैस वो भी स्पिनर्स के साथ उतर रहे हैं, उन्होंने भी अपने स्पिनर्स उतारे हैं और उन्होंने स्पिनर्स की तादाद भी बढ़ाई है, 3 कर दी है। तो वो भी वही अटैक, वही स्ट्रेटजी लेकर उतरने वाले हैं मैदान में। और अगर हम लोग नहीं खेल पाते हैं, नहीं टिक पाते हैं, तो फिर तो मतलब वाकई हाथ से गया है। अल्लाह ना करे, हम पहले ये कह रहे हैं, क्योंकि ये सीरीज हमारे लिए जीतना भी जरूरी है। देखिए, पाकिस्तान की मैंने कहा ना, बैटिंग ऑर्डर बड़ा डिफेंड है कि इस वक्त जो आपने जो लीड जो उनकी उसको खत्म किस तरीके से करना है। इस वक्त भी 200 के करीब आई गेस स्कोर पाकिस्तान ने करना है, तो ये आसान नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें जो पहले हाफ का जो खेला है बड़ा इंपॉर्टेंट होगा पिंडी के अंदर, क्योंकि स्पिनर्स का इस वक्त बॉल टर्न भी हो रहा है। मैंने कहा ना, जो एडेड प्रेशर है इस वक्त शान मसूद की कप्तानी को लेके, उन पे क्रिटिसिज्म भी बहुत ज्यादा बैटिंग। अच्छा, ये जो बात आप कर रहे हैं ना अवैस भाई के प्रेशर है, आप नहीं समझते कि जब 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे इंग्लैंड के, तो उस वक्त पेसर्स को आजमाया जाना चाहिए था कि आखिर खिला रहे हैं तो कोई मकसद भी होगा और पिच का भी एक इम्तिहान हो जाता कि क्या पेसर्स को फ़ायदा देती है या नहीं देती। देखिए, बड़ा आपने एक अच्छी बात की, क्योंकि ये कल भी बात हो रही थी इस चीज पे। हम अनफॉर्चुनेट है कि एक पेस बैटरी जो उनसे हम शॉर्ट है। हम टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपको पता है कि एक अल्फाज यूज होता है टेरवे क्विक का, पूरी दुनिया के अंदर यूज होता है। अनफॉर्चुनेट है कि जो टेरवे क्विक की बात करूं तो हमारे पास T20 उससे वनडे फॉर्मेट, वनडे के लिए भी मैं कहता हूं बहुत कम रह चुके हैं, सिर्फ आपको T20 के अंदर नजर आते हैं। हसनैन की आप बात कर लें, वो अभी इंजरी से वापस आ रहे हैं। लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं कि हसनैन को शायद 4 डे या टेस्ट क्रिकेट के अंदर जाना चाहिए था, अभी वो इंजरी से वापस आ रहा है, एकदम आप उसके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते हो। नसीम शाह की बात कर लें, वो भी 140 कराते हैं, लेकिन T20 के अंदर कंसिस्टेंसी आपको नजर आती है। टेरवे क्विक का एक अल्फाज है, वो हम मिस कर रहे हैं, वो आपको नजर भी इस चीज पे आ रहा है। आपकी बड़ी अच्छी बात थी जिस वक्त आपको पता था कि एक पार्टनरशिप बन चुकी है, स्पिन बॉलिंग आपकी काम नहीं तब आ रही है, आप एक पेस बैटरी, आपके पास आमिर जमाल मौजूद था, आप उसको यूज करते, आप देखते क्या पता आपको ब्रेक थ्रू मिल जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, मैंने कहा कि पाकिस्तान ठीक है, एक अच्छी कॉन्सेप्ट के साथ गया, स्पिन बॉलिंग विकेट है, स्पिनर्स के साथ आप जा रहे हो, स्पिनर्स आपका डोमिनेट भी कर रहे हैं, लेकिन बात याद रखिएगा, इस टेस्ट मैच के अंदर आपको बैट्समैन मैच जिताएंगे। क्यों? पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो ज्यादा प्रेशर के अंदर, आपने चौथी इनिंग्स में जीतना, आपने खेलना है, आपने चेस करना है, व्हाटएवर द स्कोर विल बी। पाकिस्तान का जो अब्दुल्ला शफीक की बात करूं, साइम की बात कर लो, शान मसूद है, ये 3 टॉप बैट्समैन की बात करें, ये बहुत ज्यादा प्रेशर में नजर आपको आ रहे हैं। यहाँ तक कि साउथ शकील तो बैकबोन बेसिकली आपको प्रेशर में नजर आ रही है। आसान नहीं होता यहाँ से निकलना, लेकिन अल्लाह करे कि ये जो पार्टनरशिप है शान मसूद और अभी जो
और कर रहे हैं, ये तगड़ी निकल जाती है। ये पार्टनरशिप रहना कुछ देर तक बहुत ज़रूरी है ताकि एक अच्छा स्कोर बनाया जा सके और मजीद जो प्रेशर है इंग्लैंड की टीम पे बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया सईद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं आज दूसरे खेल मजीद गिरफ्त में लिया जाएगा और इस सीरीज़ को भी अपने नाम करेगी पाकिस्तानी टीम। हमारी दुआएं, हमारी बेस्ट विशेज़ पाकिस्तानी टीम के साथ मौजूद हैं। यहाँ एक पर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे और नाज़रीन, हम ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताया था कि हम बात करेंगे बच्चों के स्क्रीन टाइम के हवाले से, क्योंकि बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। किस तरह से बच्चों को स्क्रीन से हटाया जाए। टीवी छोड़ते हैं तो मोबाइल पकड़ लेते हैं, मोबाइल छोड़ते हैं तो टैब से फारिग होते हैं तो लैपटॉप्स। अब बच्चों को डिजिटलाइज हो रही है दुनिया, हम चाहते हैं कि बच्चे नई नई चीज़ें सीखें, लेकिन स्क्रीन टाइम फिर भी कम होना चाहिए। हम समझते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा माँ बाप से दूर हो रहे हैं, उनके गुस्से में, उनके मिजाज में भी मनफी असरात हो रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं गुलजाना मंशा साहिबा, माहिर तालीम है, लाइफ कोच हैं। आपको वेलकम करेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में एक बार फिर से। आपकी मौजूदगी का हम फ़ायदा उठाते हुए यही जानना चाहते हैं क्या तरीके अपनाए जाएँ जिससे बच्चों का स्क्रीन टाइम भी कम हो जाए और उन्हें जो टेक्नोलॉजी है उससे दूर भी ना किया जाए। Junaid, thank you first of all for having me on your show. I'm really honored. टॉपिक कमाल है क्योंकि हॉट है तो जो चीज़ और हर घर का मसला है, हाँ, जो चीज़ हॉट हो जाती है हमारी सोसाइटी में उसको एड्रेस किया जाना चाहिए। अब स्ट्रेट लेट्स कम टू द पॉइंट कि बिल्कुल सही कहा इशल ने कि यू कैन नॉट स्टॉप इट, रोक तो सकते नहीं। तो ऐसी क्या चीज़ें हम कर सकते हैं? इंडोर्स एंड आउटडोर्स, दो सेक्शंस में हम इसे आज डिवाइड करेंगे कि इंडोर हम ऐसा क्या करें कि हमारा स्क्रीन टाइम मैनेज हो जाए। बिल्कुल हम बंद नहीं कर सकते। देखो, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कहती है कि 2 साल के बच्चे तक 0 आवर्स होने चाहिए स्क्रीन टाइम के, और पता भी ना हो कि टैब्स क्या है मोबाइल के, को पता नहीं होना चाहिए। आप देखो हमारे घरों में यही एज ग्रुप है 1 ईयर से 2 ईयर जो 24/7 कार्टून हम बच्चों को आदी खुद बनाते हैं। माँ ने कोई काम करना है, बाहर जाना है, माँ ने उसे बच्चों को बिजी कर देना है। बिल्कुल। और मुझे ये लगता है कि मदर्स ने एक इजी वे आउट ढूंढ लिया है। अब जाहिर बात है मदर्स के ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सब कुछ है। जैसे हम आजकल प्रोफेशनल प्लेसेस पे कहते हैं रादर देन डूइंग हार्ड वर्क डू स्मार्ट वर्क, तो पेरेंट्स के लिए भी यही है कि प्लीज़ स्मार्ट माइंडिंग से काम लें। अब आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने घरों के बीच में एक तो 2 साल के बच्चे तक तो आप कंट्रोल कर सकती हैं। इसको कंट्रोल करने में आप ये नहीं बता सकती कि जी बच्चा मेरी बात नहीं मान रहा। यस, 2 अबव एकेडमी कहती है कि आप 1 आवर का टाइम 12 ईयर्स की एज तक सिर्फ रख सकते हैं, और 12 ऑनवर्ड्स यानी टीन्स एंड अबव्स कैन गो फॉर 2 आवर्स पर डे। अब इस सारी चीज़ को किस तरह से हम मैनेज करेंगे? हम तो 24/7 अपने साथ रखे हुए हैं। मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि आपकी पहली दरसगाह आपका घर है, ठीक है? सबसे पहले हमने ये देखना है कि इंडोर ऐसी क्या हम चीज़ें कर सकते हैं, मेजर्स ले सकते हैं कि जहाँ पे अब स्क्रीन टाइम आ रहा है 2 चीज़ों से, टैब से, सेल फोन से और टीवी स्क्रीन के साथ आ रहा है। सबसे पहला काम ये कीजिए, इतनी हार्मफुल जी बिल्कुल, हम लोग सोचते हैं कि मोबाइल और टैब नहीं दिया, टीवी देख रहे हैं, बस ठीक है, वो भी उतना ही है, ठीक है? सबसे पहले तो आप ये कीजिए कि ये जो रिवाज पड़ गया है आपके बेडरूम्स में टीवी रखने का, उनको आप घर के लाउंज में शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है? ताकि बच्चा वो जो लेटते वक्त तक, एंड तक, अब साइकेट्रिस्ट ये कहते हैं कि सोने से 1 घंटा पहले आपको अपनी तमाम एक्टिविटीज़ जो भी काम से रिलेटेड हैं या इस स्क्रीन से रिलेटेड हैं उनको स्विच ऑफ कर देना। आपको नींद भी तभी आती है? हाँ जी बिल्कुल, लेकिन हमारा बच्चा टीवी देखते देखते सोता है या फ़ोन देखते देखते सोता है, तो इसलिए छोटे छोटे बच्चों को इतने मोटे मोटे चश्मे लगे, आईसाइट वीक होगी। एग्जैक्टली। मेरे बेटे 26 ईयर्स के हैं और रिसेंटली उनकी कुछ इस तरह की मसरूफियत हुई कि 3 महीने तक वो बिल्कुल फ्री थे। और हम क्या नोटिस कर रहे थे कि वो मुसलसल अपने फ़ोन के ऊपर या टीवी के ऊपर मूवीज़ देख रहे थे नेटफ्लिक्स पे लगा के। विदिन 2.5 मंथ्स हमें डॉक्टर्स ने उनका MRI करवाने के लिए बोल दिया, विच वॉज क्वाइट अलार्मिंग फॉर मी एज अ मदर। और साथ ही उन्होंने कहा कि आप इनका आई साइट चेक कराएं। अब देखिए 26 ईयर्स तक हमने उसकी आंखों को संभाल के रखा हुआ था, अब वो ऐनक भी पहन रहे और MRI जैसे एक हार्ड प्रोसेस से भी गुजर के आए कि खुदा न खास्ता ब्रेन के बीच में स्ट्रेस लेवल इतना इंक्रीज कर गया था कि हमें उसमें जाना पड़ा। एग्रेशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सारी अलामत भी तो इसी वजह से हैं। उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि आप स्क्रीन टाइम भी ऑफ हो जाएगा। मैं एक बहुत खूबसूरत आइडियोलॉजी हमेशा फ्लोट करती होती हूँ कि प्लीज़ अपने घरों में शाम में या रात में फैमिली लाउंज टाइम की रिवाज आपस में गपशप करें, मतलब आप एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास दिलाएं, उसको टेक फ्री जोन बना दें उस आवर को और उस वक्त उस लाउंज को। नो फोन, जब नो आप टीवी, ना, नो फोन नो टीवी।
अब यहाँ पे पेरेंट्स एक गलती करते हैं कि जब लाउंज टॉक्स हो रही होती है, ये बच्चे कभी इनिशिएटिव ले ही लेते हैं आपके पास आके बैठने का, आप फोन पर लगे तो या तो पेरेंट्स खुद फ़ोन पे लगे होते हैं, और या एक काम और करते हैं कि अगर वो फ़ोन पे नहीं लगे हुए ना, तो वो हमेशा बच्चों की नेगेटिव टॉक खुद स्टार्ट कर देते हैं। तुम पढ़ ठीक नहीं रहे हो, तुम वहाँ इतनी देर के लिए गए थे, तुम्हें समझ ही नहीं आती है। अब बच्चा हमेशा उस टॉक टाइम को अवॉइड करेगा। उसमें बेहतरीन मेरी तो क्लास लगनी है, इसमें खिंचाई मेरी होनी है। क्लास लगनी है। मुझे याद है मेरे एक पप्पा जी हुआ करते थे, हम जब कभी उनके पास बैठा करते थे, वो हमेशा ना हमें इंग्लिश का सबसे मुश्किल वर्ड निकाल के कहते होते थे, अच्छा कौन बच्चा इसकी स्पेलिंग बताएगा। और आपको And खौफ आता होगा। हम कहते थे अल्लाह मियाँ ये वाला लाउंज टॉक टाइम ना हो। सो एडल्ट्स हैव टू बी रियली स्मार्ट। प्लीज लिसन टू योर चिल्ड्रन व्हेन दे आर सिटिंग विद यू। अगर अच्छा, वो एक कभी और कोई भी चीज़ गलत होती बात है। भी कर रहे हैं तो प्लीज उनको सुने। सुने। आपको बहुत फ़ायदा होगा उनके सुनने से। आपको पता लग जाएगा आपका बच्चा किस किस्म की दोस्तियों में जा रहा है, आपके इंटरेस्ट क्या है, आपका बच्चा स्क्रीन चाह क्या रहा है वो? चाह क्या रहा है अपनी ज़िंदगी से। तो आप वो जो हर वक्त अब्बा जी बन जाते हो ना और अम्मी जी बन जाते हैं, वो अपने अब्बा जी और अम्मी जी को ना उस वक्त बच्चा बना दिया करें, फ्रेंड बन जाए। फ्रेंड बन के उनकी। मेरे घर में मेरे भतीजे आते हैं, उनकी एज ग्रुप है 9, 7 and 4। अब वो अपने घर में जब होते हैं तो मैं जब उनको वीडियो कॉल भी करती हूँ ना, तो वो अपने फ़ोन पे लगे होते हैं। अब जब वो मेरे घर आते हैं तो हम उनके आने से पहले हम लूडो, हम कैरम बोर्ड, हम इंडोर गेम्स जितनी चेस हैं वो हम सेट करके रख देते हमने हैं। मेरे ख्याल में अपने बचपन में खेली है, हमारे बच्चों को तो पता भी नहीं है। और वो पिट्ठू गोल गरम हमने उनको पिट्ठू गोल खिलाया, गरम, छुपन हमने कहा छुपाई, चलो। कुछ नहीं। हाँ, और मैं पेरेंट्स की इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी कि जी बच्चे हमारी बात नहीं मानते। आप यकीन जाने पुप्पो के घर आना इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ देयर लाइफ, क्योंकि वो बताते हैं फिर अपने स्कूल में जाके कि हमने पिट्ठू गोल गरम खेला, हमने क्रिकेट खेला, हमने फुटबॉल खेला। तो आप आउटडोर गेम्स का गुलसाना साहिबा, बच्चे को जुनेद जैसे कहा था चिड़चिड़ापन आ रहा है, बच्चे में एग्रेसिव हो रहे हैं। उनको अगर उनसे टैब आपने ले लिया, टाइम फिक्स कर दिया, बिल्कुल होगा, तो वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाते हैं, बिहेवियर चेंज हो जाता है। उसको किस तरह से सेटल करना है? एडिक्शन भी तो हो चुकी है ना उनको मोबाइल की टैब्स की। अभी मैं आपके साथ जिस स्कूल का जिक्र कर रही थी, रेहान स्कूल का, चूँकि वो AI बेस्ड स्कूल है, वो स्कूल स्टार्टिंग का जो फर्स्ट सेगमेंट है वो मेडिटेशन कराते हैं। ठीक है। और मैं अपने स्कूल के बच्चों को करवाती हूँ मेडिटेशन। उससे ये होता है कि आपके जो ब्रेन के हेमिस्फेयर्स हैं उनको कंट्रोल पे और एक फोकस पे लाया जा सकता है। दूसरा मेथड ये है, आप अपने बच्चों की लाइफ में डेली बेसिस के ऊपर, अगर लड़के हैं या लड़कियां, मैं तो खैर जेंडर बाइस्ड होकर बात करती हूँ, क्यों एक लड़की फुटबॉल नहीं खेल सकती, क्यों वो बास्केटबॉल नहीं खेल सकती, क्यों वो क्रिकेट नहीं खेल सकती। ठीक है। फिजिकल एक्टिविटीज को डेली बेसिस में, मेरे ख्याल में उनकी आपकी लाइफ बातों में से निचोड़ यही निकल रहा है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ अपने बच्चों को लेकर आइए और उनसे गपशप कीजिए, उन्हें अपना दोस्त बनाइए ताकि वो इन गैजेट से दूर निकल सकें और अपनी लाइफ को, अपने सेहत को इससे तबाह ना करें। बहुत शुक्रिया गुलसाना साहब। थैंक यू जुनैद, ब्रेक लेंगे बिल्कुल जी, आपके नजर आएगा। नाज़रीन वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको कहेंगे सुबह खैर। उम्मीद करते हैं आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही होगी। कुछ ऐसे लोगों की बात कर लेते हैं जो कि कमाल करते हैं, क्योंकि आज के नफ्सा नफसी के दौर में जो ख़ास तौर पे पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को कहते हैं कि जी हमारे पास टाइम नहीं मिलता, कोई जॉब कर रहा है, किसी के पास और मसरूफियात हैं, तो किसी दूसरे इंसान का काम नहीं होता, बल्कि ये फ़ैसले अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं। ख़ास लोगों को चुन लिया जाता है और ऐसे ही कुछ चुने हुए लोग आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिसमें से सोफिया वड़ाई साहिबा हैं और उनकी बेटी माहनूर लीला हमारे साथ मौजूद होंगी, जो कि 230 बच्चों को पाल रहे हैं अपने बच्चों के साथ साथ। बिल्कुल जी, अलमीरा फाउंडेशन ये चला रही है। वेलकम टू शो कहेंगे आप दोनों को। थैंक यू सो किस तरीके से आप इतना बड़ा, ये बहुत बड़ा फरीज़ा है जो आप सर अंजाम दे रही हैं, काबिल तहसीन भी है। छोटे छोटे बच्चों की माँ बन जाना आजकल के दौर में, जैसा जुनेद भी कह रहे हैं, अपने बच्चों की माँ बनना बड़ा मुश्किल है। और आप और आपके हस्बैंड ने DIG हैं, उन्होंने भी ये फरीज़ा सर अंजाम दिया आपके साथ मिलके। शुरुआत कहाँ से हुई और आज किस मकाम पर है? ये तकरीबन कोई 2.5 साल पहले हम लोगों ने एक घर से स्टार्ट किया था। 5 बच्चे हमारे पास आए थे और एक घर था कैवलरी ग्राउंड में, और वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ। और एक चीज़ हमने तय की थी, जब हम लोग पहले खुद जाया करते थे ऑर्फनेजेस में और डिफरेंट जगहों पे इस तरह से बच्चों को मिलने, ईद पे या ऐसे मौक़ों पे, तो हम हमेशा एक चीज़ फ़ील करते थे कि वहाँ पे बच्चों को छत तो मिल रही है, बच्चों को खाना भी मिल रहा है, बच्चों को समहाउ एजुकेशन भी मिल रही है, अपने अपने लेवल पे हर कोई दे रहा है, चाहे कोई अच्छा दे रहा है चाहे किसी लेवल पे, बट एक चीज़ की कमी थी, ओनरशिप की। उन बच्चों को कोई ओन नहीं करता था।
उन बच्चों को कोई प्यार नहीं करता था, उन बच्चों को ये एहसास होता था कि सब कुछ मिलके भी हम यतीम ही हैं, हमारा अपना कोई नहीं है। तो मैं खुद क्योंकि एक माँ हूँ और अपने 4 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 2 बेटियाँ हैं 2 बेटे हैं, तो जब इनको बड़ा करते हुए मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ था साहबा कि आपके अपने बच्चे हैं, आजकल तो माएँ 1-2 बच्चे संभालते हुए उनकी बस हो जाती है, तो आप अपने बच्चों के साथ साथ 230 बच्चों को किस तरह से मैनेज करती हैं, उनके साथ कैसे इंसाफ करती हैं? ये देखिए, ये हौसला और ये इस्तिताअत अल्लाह ताला की तरफ से होती है। बिल्कुल एक आम सी इंसान हूँ और बिल्कुल एक आम सी लाइफ की रूटीन थी। इससे पहले थक जाती थी मैं भी बच्चों को लेके, 4 बच्चे, घर, सब कुछ, लेकिन जब अल्लाह ने एक काम के लिए चुन लिया, एक ज़िम्मा लगा दिया, तो अल्लाह ने हौसला भी इतना बढ़ा दिया, अल्लाह ताला ने एनर्जी भी इतनी डाल दी कि अब सब कुछ करके भी मैं फ्रेश रहती हूँ, अब थकावट का एहसास नहीं होता। आपने बताया कि अब 11 घर हैं और उसके अंदर 230 बच्चे हैं आपके पास, आपने डिवाइड कर रखे हैं। एक आपने घर स्पेशली ईसाई बच्चों के लिए भी रखा हुआ है। बिल्कुल। तो उनको अलग से एजुकेशन के लिए आपने अलग किया ताकि उनकी एजुकेशन उस हिसाब से हो सके? उनका घर अलग है, उन बच्चों का घर अलग है, लेकिन स्कूल एक है हमारा। अच्छा। हमारा अपना स्कूल है फाउंडेशन का, अलमरा ग्रामर स्कूल, जिसका स्टैंडर्ड हमने लाहौर के किसी भी अच्छे बड़े स्कूल से कम नहीं रखा। और वहाँ पे हमारे ये तमाम बच्चे तो एजुकेशन हासिल करते ही करते हैं, बट इसके अलावा और सोसाइटी के जो अच्छी फैमिलीज़ के बच्चे हैं वो भी वहाँ आते हैं, क्योंकि उसकी फ़ी हमने बहुत कम रखी है ताकि हर कोई इजीली अफोर्ड करे, लेकिन उसे एक स्टैंडर्ड की एजुकेशन मिल सके। अच्छा मनूर, आप भी माशाल्लाह एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन आपको कभी जेलसी फील होती है कि जी हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारे साथ साथ इन सारे बच्चों को भी इतनी तवज्जो दे रहे हैं, या आपको भी उतनी उनसे तो उतना ही प्यार है उन बच्चों के साथ जितना कि आपके पेरेंट्स? आई थिंक अच्छा लगता है क्योंकि ये काफ़ी इंसाफ करते हैं, अगर उनको टाइम देते हैं तो हमें भी देते हैं। ऑब्वियसली देख के अच्छा लगता है कि जिनका कोई भी नहीं है ये उनके माँ बाप बने हुए हैं। जेलस आपके अपने प्लान्स क्या हैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाना है, क्योंकि अब जैसे जैसे पेरेंट्स आपके ये जिम्मेदारी बढ़ा रहे हैं तो आपके कंधों में भी ये सारा कुछ पड़ेगा? इंशाल्लाह इसको आगे लेकर चलूँगी। अच्छा सोफिया साहिबा, बच्चों को लेकर, उनकी तरबियत को लेकर माएँ बड़ी कंसर्न होती हैं और उनको टाइम देना, उनकी तरबियत करना, आप किस तरह से बच्चों में टाइम डिवाइड करती हैं? क्योंकि 11 घरों में जाना, फिर इतने सारे बच्चों को टाइम देना ऑब्वियसली मुश्किल काम है, तो किस तरह से मैनेज करती हैं? आपने डेज डिवाइड किए हुए? अपना जो एक सिस्टम रखा हुआ है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा अब जो है सब चीज़ें मैनेज हो रही हैं। हमारे बच्चे सुबह उठ के स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस आते हैं, तो एक टीचर होती है फुल टाइम जो उन बच्चों के साथ मुकम्मल मतलब लाइक इवनिंग तक रहती है, क्योंकि हम ये चीज़ मेड्स पे नहीं छोड़ सकते। इन घरों में मेड्स हैं, मदर मेड्स हैं, साइकोलॉजिस्ट आती हैं डेली बेसिस पे, इन बच्चों की पर्सनालिटी की ग्रूमिंग पे काम करती हैं, बिकॉज ये बच्चे डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए हैं, इन्होंने बहुत सारे ट्रॉमास देखे। अभी तक बच्चे जो है कोई कामयाब हुआ इसमें, कोई जॉब्स पे? और यहाँ से तो 2.5 साल अच्छा, बच्चे छोटे हैं, अभी तो उसमें बच्चियाँ कितनी हैं, बच्चे कितने हैं? और बच्चियाँ ज़ाहिर बात है हसास भी होती हैं, तो उनको ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ती है। बिल्कुल, इसमें बच्चियाँ हमारे पास 30 हैं और बाकी हमारे पास बच्चे हैं, और इसके अलावा हमारे पास 3 न्यू बॉर्न भी हैं जो कि हमारे अपने घर पे रह रहे हैं, और मनूर उनका ख्याल रखती है ज़बरदस्त, और मेड्स को सुपरवाइज करती है और उनको बताती है कैसे इनके साथ लाइक, बिकॉज मुझे ये लगा कि जब हमारे पास न्यू बॉर्न आए तो उनको हम उधर नहीं भिजवा सकते। किस तरह राब्ता किस तरह से करते हैं लोग आपसे, या आपकी कोई टीम है जो तलाश करती है ऐसे बच्चों को? दोनों तरह होता है। शुरू में तो हम लोग खुद भी तलाश कर रहे थे, लाइक ऑब्वियसली जब स्टार्ट हुआ तो हम लोग खुद गए बच्चों को, जहाँ हमें पता चलता था हम जाते थे बच्चों के पास, उनके पेरेंट्स में से जो कोई एक सिंगल पेरेंट है या फैमिलीज़ हैं उनसे बात करते थे। बट उसके बाद बाय वर्ड ऑफ माउथ, फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे देख के लोग, अब बहुत से लोग कांटेक्ट करते हैं। सिंध से इवन ये सैलाब आया है तो हमारे पास बहुत से बच्चे सिंध से आए हैं जिनकी फैमिलीज़ नहीं रही, जिनके पेरेंट्स नहीं रहे, घर नहीं रहे, वो बच्चे भी हमारे पास। आपका इदारा सारा डोनेशन पे चल रहा है, या जाहिर बात है कि आपको खुद भी तो उस पर? बिल्कुल, जब स्टार्ट किया था ऑब्वियसली हमने खुद से, और इसका एक बैकग्राउंड है, ये कोई सिलसिला 2.5 साल पहले शुरू नहीं हुआ, ये बेसिकली मेरे वालिद साहब ने शुरू किया था। अच्छा। 1995 में। लेकिन आइडिया आपके वालिद साहब का? नहीं, ये आइडिया हमारा था, लेकिन उन्होंने जो स्टार्ट किया था, जो बैकग्राउंड था वो ये था कि वो रोज़ सुबह उठ के अपने हाथ से लंगर बनाते थे, तहज्जुद के टाइम और फजर के टाइम ले जाते थे। खिदमत खल्क का जो शौक है, जज़्बा है, वो आपके उस टाइम से चल रहा था। लेकिन फिर तकरीबन कोई 2.5-3 साल पहले हमने अलमरा फाउंडेशन को रजिस्टर कराया, बिकॉज हमें ये लगता था कि रोज़ाना आप 800-1000 बंदे को खाना खिला दो वो काफ़ी नहीं है। अल्लाह ताला के दिए हुए में से आप उन्हें ला के दे रहे हो, आपको अपनी आपकी पर्सनल एफर्ट उसमें नहीं लग रही। या हमारे घर से कोई 70 के करीब लोगों का राशन जाता था मंथली, कोई 65 के करीब ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनके स्टाइपेंड था मंथली, किसी के बच्चों की फ़ीस, किसी के बुज़ुर्ग के दवाइयों का खर्चा, इस तरह। तो ये तमाम चीज़ें हम एज फैमिली कर रहे थे। बट कुछ अर्सा पहले मुझे ये एहसास होना शुरू हुआ कि ये काफ़ी नहीं है, इससे कुछ बढ़ के करना चाहिए, बिकॉज ज़िंदगी अल्लाह ताला ने बड़ी मुख्तसर सी दी है, तो जो आप कर
तक को एटलीस्ट आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं 10 साल बाद कोई काम करूं। बस जब अल्लाह ताला आपको इस्तिताअत दे दे, आपके दिल में एक सोच डाल दे, आपको शुरू कर देना। अच्छा, महबूब लिल्ला साहब DIG भी हैं, उनकी तरफ से कितनी सपोर्ट आपको मिलती है कि वो ये कहते हैं कि मुझे भी टाइम देना चाहिए, फैमिली को टाइम दो ताकि हम अपनी एक लाइफ होती है, ज़ाहिर लाइफ पार्टनर के साथ, बच्चों के साथ, वो कितना सपोर्ट करते हैं या उनकी तरफ से कोई शिकवा भी होता है? उन्हीं की सपोर्ट से ही आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं। बिकॉज जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, अगर यहाँ पे आपका हस्बैंड या आपकी फैमिली या आपके इन-लॉज आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना, तो एक औरत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उस रास्ते पे चलना या एक काम को आगे लेके जाना। तो इसमें मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और महानूर जो है डे 1 से ही हमारे साथ है। महानूर भी पूरा यानी कि आपको सपोर्ट कर रही हैं इस मामले में। बहुत ज़्यादा। देखते हैं कि सोशल मीडिया अकाउंट्स पे हमजा अब्बासी और दीगर सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो भी इनको ज्वाइन करती हैं इस कॉज के लिए। तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहता है जब सेलिब्रिटीज़ खुद आते हैं आपके पास और विजिट करते हैं आपके इदारों को? बहुत अच्छा लगता है देख के कि उनके अंदर भी ये एक जज्बा है ये करने का, और दे जस्ट लाइक फैमिली टू अस सब। तो आपकी स्टडीज़ किस तरह से मैनेज करती हैं? इधर भी तवज्जो देनी पड़ती होगी, साथ में पढ़ाई पे भी फोकस करना पड़ता है? मेरी एक्सटर्नल डिग्री है तो मुझे ज़्यादातर काम ऑनलाइन ही करना पड़ता है, तो वो काफ़ी सहूलत हो जाती है कि ऑनलाइन ही असाइनमेंट्स दे देती हूँ, तो ज़्यादा टाइम मेरा इधर ही गुजरता है। फिर सोफिया साहब, जिस तरह आप इशाल ने पूछा था कि अगर कोई गोद लेना चाहता है आपके इदारे से बच्चे को, तो उसका तरीकाकार क्या है? अलाउ करते हैं आप पेरेंट्स को? ये हम नहीं करते बिकॉज देखें ये बच्चे ऑलरेडी इतने ट्रॉमा से होके आए होते हैं और कहाँ कहाँ से होके हमारे तक पहुँचे होते हैं, और जब हम उन्हें एक फीलिंग देते हैं ना कि मैं तुम्हारी मामा हूँ और ये आपके बाबा हैं और ये आपकी आपी हैं, हम आपकी फैमिली हैं, तो उन बच्चों को साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलके हम एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लेके आते हैं, प्यार से, तवज्जो से उनको एजुकेट करके। तो जब वो बच्चे एक नॉर्मल ज़िंदगी में आ रहे होते हैं तो हम किस तरह उन्हें एक और ज़िंदगी में भेज दें कि अब ये तुम्हारी फैमिली नहीं है, अब वो फैमिली है, एक और ट्रॉमा में उन्हें नहीं डाल सकते। इस वजह से हमारा डे 1 से ये पॉलिसी है कि जो बच्चा हमारे पास आ गया वो हमारा बच्चा है, हम उसके पेरेंट्स हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है, न सिर्फ आज के लिए बल्कि जब तक ये बच्चे कुछ बन नहीं जाते। यानी कि प्लान यही है कि इनको पाल पोस के बड़ा करना है, पढ़ाई भी करनी है और इनकी फिर शादियाँ भी। जिस तरह से ये बच्चे जो है, जिस तरह से फजर महानूर है, हमारी बेटियाँ, हमारे बेटे हैं अली हमजा, जिस तरह हमने इनके फ्यूचर को लेके सोचा है, बिल्कुल इसी तरह उन बच्चों को हमने डिफरेंट वीडियोस के थ्रू, डिफरेंट स्टोरीज़ के थ्रू, डिफरेंट प्रोफेशंस के बारे में बताया, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, डिफरेंट जगहों से आए हुए थे, उन्हें बताना पड़ा कि डॉक्टर क्या करता है, पुलिस ऑफिसर क्या करता है, आर्मी ऑफिसर क्या करता है। तो उन बच्चों ने फिर जो प्रोफेशन अपने लिए पसंद किया कि मुझे तो पायलट बनना है या मुझे तो सिंगर बनना है या मुझे एक्टर बनना है या मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो हमने उस यूनिफॉर्म के अंदर उन कपड़ों में उनकी पिक्चर्स लिए और उस घर की वॉल पे लगा दी। अब हर एक घर में जो 20 बच्चे रहते हैं उनकी पिक्चर्स उस वॉल पे लगी हुई हैं, ताकि वो डेली अपने आप को उस यूनिफॉर्म में देखते हैं तो उन्हें एक मोटिवेशन मिलती है कि हमने ये बनना है। जी। अच्छा, डोनेशन का क्या तरीक़ाकार है? अगर आपके इदारे को डोनेशन देते हैं लोग तो वो किस प्रोसीजर के थ्रू? हमारे बैंक अकाउंट्स हैं, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, हमारी वेबसाइट्स हैं। आप लोग सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाके हमारी वेबसाइट को विजिट अलमरा फाउंडेशन के नाम से, अलमरा फाउंडेशन के नाम से किया जा सकता है। और हम लोग रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और हम लोग यूके और यूएस में भी रजिस्टर्ड हैं। अच्छा, रज़ाकार अगर कोई शामिल होना चाहे और ख़िदमत अपनी सर्व करना चाहे तो उसका तरीक़ाकार क्या? जो रज़ाकार होते हैं उनको कोई बाकायदा ट्रेनिंग भी देते हैं आप लोग? बिल्कुल। तो अब डिपेंड करता है ना कि आप किस तरह से ज्वाइन करना चाहते हैं, आप किस तरह की हेल्प देना चाहते हैं, एज ए टीचर आना चाहते हैं, आप किस तरह से आना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली हर इदारे के कुछ SOPs होते हैं, कुछ उनकी चीज़ें होती हैं, तो ऑब्वियसली अपने माहौल के मुताबिक थोड़ा बहुत उन्हें ट्रेन करके हम ज़रूर उन्हें इनकरेज करते हैं। स्पेशली यंग बच्चे बच्चियाँ हमें बहुत ज़्यादा ज्वाइन करने की ख्वाहिश करते हैं और मैं बहुत खुश होती हूँ ये चीज़ देख के कि बच्चों में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा एक ख्वाहिश है कि हम कोई अच्छा काम करें, हम आगे आएँ। तो यूनिवर्सिटीज़ के, स्कूल कॉलेजेस के बहुत बच्चे हमें अभी आपके पास हैं वॉलंटियर जो कर रहे हैं? जी, वॉलंटियर्स होते हैं हमारे पास, इंटर्नशिप्स के लिए आते हैं बच्चे। और बड़ा अच्छा लगता है उन बच्चों की जब अटैचमेंट हो जाती है इन बच्चों के साथ, और जिस तरह से उनके अंदर एक जज्बा आता है ना इनको देख के कि हमें कुछ करना है। तो मुझे लगता है कि ये ज़रूरत है हमें बताने की अपने बच्चों को कि ये वो असल चीज़ें हैं जो इनको सीखने की ज़रूरत है। सिर्फ सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करना या पढ़ाई करनी वो सब कुछ काफ़ी नहीं है, आपको सोशल वर्क करना भी ज़रूरी है। महानूर के अलावा बाकी बच्चे कितना सपोर्ट करते हैं आपको? उनका रवैया क्या होता है इस सब को लेकर? सबसे ज़्यादा तो महानूर ही, क्योंकि जब हमारे पास पहले चंद बच्चे आए थे उनमें से एक बच्चा आया था जो बहुत छोटा था और जो बिल्कुल गोद में था और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, उसकी हालत ठीक नहीं थी। तो महानूर ने उस वक्त उस बेबी को गोद में उठाया, उस वक्त ये स्कूल में थी और इसने उसकी कंप्लीट जिम्मेदारी ली। इसने कहा बाबा मामा आप परेशान ना हो, मैं इसको संभाल लूँगी। बिकॉज हम थोड़े से रिलक्टेंट थे, हम नहीं मतलब महबूब थोड़े से रिलक्टेंट थे क्योंकि उस बच्चे की कंडीशन ठीक नहीं थी। तो उन्होंने कहा अभी बिल्कुल स्टार्ट है, खुदा ना खास्ता इसे कुछ हो गया तो
मतलब एक बड़ी मुश्किल आ जाएगी और हम लोग इसको नहीं अडॉप्ट करते। लेकिन मैंने कहा जब मैंने इस बच्चे को उठाया ना गोद में, इसके बाद मैं इसे वापस नहीं छोड़ सकती। अब मैं छोड़ूंगी तो मैं हमेशा गिल्ट में रहूँगी। फिर मानूर ने मुझे सपोर्ट किया, इसने कहा कि बाबा आप परेशान नहीं हो, मैं इसको अदनान को संभालूंगी। और मानूर खुद अपने डॉक्टर के पास लेके जाती थी, जो इनका जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उसके पास लेके जाती थी, उसे ड्रिप्स लगवाई, उसे एंटीबायोटिक्स लगवाए, उसे अपने पास रखा। और कोई तकरीबन 15-16 दिन वो बच्चा मानूर के पास सोया इसकी गोद में, और आज भी वो हम सबका फेवरेट बच्चा है, क्योंकि अब तो माशाल्लाह बहुत बड़ा हो गया। सारी जो आपकी और भी फ्रेंड्स होंगे, ज़्यादा टाइम इन बच्चों के साथ गुजरता है, इन्हीं को अपना फ्रेंड बना लिया है या फिर मैनेज कर लेती है? गैदरिंग भी रखती है। आई थिंक मेरे फ्रेंड्स को तो शिकायत ही रहती है, मुझे नहीं लगता मैं उनसे मिलती भी हूँ ज़्यादा। फिर मेरा आई थिंक बच्चों के साथ ही गुजरता है, मुझे अच्छा भी लगता है ज़्यादा। आपका सबसे फेवरेट बच्चा वही जिसके बारे में बात कर रही हैं आपकी मदर? अच्छा, तो और कितने बच्चे हैं जिनके साथ की फ्रेंडशिप हो चुकी है और वो भी आपके बगैर नहीं रह पाते? नहीं, सभी बच्चों के साथ, क्योंकि डेली जब आपने हर घर में जाना है तो बच्चों के आपके साथ अटैचमेंट हो जाती है। उनको एक बड़ी बहन मिल जाती है, मुझे छोटे भाई मिल जाते हैं, तो सबके साथ एक डिफरेंट अटैचमेंट है। आप डेली बेसिस पर जाती हैं, खुद भी विजिट करती हैं तमाम घरों का जी। तो आप बच्चों के साथ टाइम किस तरह से स्पेंड करती हैं? उनके साथ गेम्स खेलती हैं, उन्हें अपने साथ खिलाती हैं या पढ़ाती हैं? बच्चों के जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो वो वैसे हेल्प भी मांग लेते हैं कि हमें ये चीज़ समझा दें, वैसे हम गेम्स ही खेल लेते हैं, कभी हम कोई कार्टून्स देख लेते हैं साथ, और डिफरेंट तरीक़ों से रोज़ स्पेंड करते हैं। तो सोफिया साहब, अभी लाहौर में ही सारा तमाम इदारे चल रहे हैं, प्लान क्या फ्यूचर में दीगर शहरों या सूबों में भी लेके जाना है? देखिए रेंटेड हाउसेज हैं जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, और अब हम लोगों को ज़मीन मिली है 1.5 एकड़, और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है। ये है सेंट्रल पार्क में। अच्छा। यहाँ पे इसके ओनर हैं, उन्होंने हमें ये जगह डोनेट की है इस पर्पस के लिए, और बहुत अच्छी बड़ी खूबसूरत सोसाइटी है, शायद आपने सुना होगा। और वहाँ पे माशाल्लाह से कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है। वहाँ पे तकरीबन 240 बच्चों की रेजिडेंस का हो रहा है, और वहाँ पे भी हम कोई हॉस्टल्स या ऐसा नहीं बना रहे, एक छत के नीचे आ जाएंगे, सब बच्चे वहाँ चले जाएंगे। और वहाँ पे बिल्कुल हम अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, उन बच्चों के लिए घर का माहौल दे रहे हैं, बिकॉज जो हॉस्टल्स में बड़े होने वाले बच्चे हैं और जो घरों में बड़े होने वाले बच्चे हैं, वो बहुत फ़र्क होती है उनकी एक तरबियत और उनका एक लाइफस्टाइल। तो हम ये चाहते हैं इन बच्चों को अपना घर दें, और इन घरों का नाम भी हमने अपना घर रखा है, सो दैट जब भी ये बच्चे किसी से इंटरेक्ट करें, पूछें आप कहाँ रहते हैं, तो उन्हें ये ना कहना पड़े किसी ऑर्फनेज में रहते हैं या हम किसी ऐसी जगह, वो कहते हैं हम अपने घर में रहते हैं, ये मामा है और बाबा DIG हैं। तो ये हमारे बच्चों का कॉन्फिडेंस है। और हमेशा मुझे ये लगता है कि बच्चों की जो तरबियत में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो सिर्फ तालीम दे देना नहीं होती, उनको ये बताना भी होता है कि अच्छे इंसान कैसे बनना है, आपको दूसरों को कैसे हेल्प करना है। और हम ये कोशिश करें कि अपने इन बच्चों की तरबियत इस तरह से करें कि आगे जाके ना ये सिर्फ खुद को दूसरे शहरों में भी जाने का इरादा है? बिल्कुल, बल्कि आगे अपनी फैमिलीज़ को, सोसाइटी में भी जाके पॉजिटिव रोल अपना जो है ना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दें। हमारा इंशाल्लाह, देखिए ये तो एक सिलसिला है, 5 बच्चों से शुरू हुआ था थोड़ा टाइम पहले। बस यही ख्वाहिश है कि इस मुल्क में 4.2 मिलियन ऐसे बच्चे हैं इस वक्त जिन्हें ज़रूरत है अपने घर की, जिन्हें ज़रूरत है छत की, एजुकेशन की। हमारी ये ख्वाहिश है कि जितने मैक्सिमम बच्चों के हम माँ बाप कहला सकें, उन्हें हम ऐसी एक अपना घर दे सकें, उन्हें ऐसी इन्वायरमेंट दे सकें, जितना भी अल्लाह ताला हमें इस्तात दे। हमारी ख्वाहिश है कि हमारे मुल्क का कोई बच्चा तकलीफ़ में ना रहे। ज़बरदस्त और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप भी, आपके NGO भी, आपके हस्बैंड और मानूर, आप भी इस छोटी सी उम्र में जो आप लोगों ने बीड़ा उठाया, यकीनी तौर पे काबिल तहसीन है। हमारी दुआएं, हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। अलमरा फाउंडेशन नाज़रीन, बहुत अहम जिम्मेदारी है बच्चों को उनके घर का माहौल, और 230 से ज़्यादा बच्चे हैं जो कि अभी तक इन्होंने उनकी जिम्मेदारी उठाई हुई है। अभी एक लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि घोंघों से, कीड़े मकोड़ों से कैसे आप करोड़ों रुपया बना सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर हो। नाज़रीन वेलकम बैक, और बात कर लेते हैं कौमी हीरो की। बुलंदो बाला पहाड़ सर करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, ये जान जोखों का काम होता है। और आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक और नौजवान से जो कि 8000 मीटर से बुलंद दुनिया की तमाम 14 चोटियां सर कर चुके हैं और पहले पाकिस्तानी भी बन चुके हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सरबाज खान हमारे साथ मौजूद हैं। आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। सरबाज, कितना टाइम लग गया ये तमाम चोटियां सर करने में? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। मुझे ये चोटियां सर करने में तकरीबन 8 साल लगे। अरे माशाल्लाह। पर मैं एडवेंचर टूरिज्म में सिंस 2000 से हूँ, बट जो क्लाइंबिंग का जो मेरा कैरियर है 2017 नंगा पर्वत जो किलर माउंटेन है उससे स्टार्ट हुई, और मेरा मिशन 14 का पहला पीक ही किलर माउंटेन नंगा पर्वत से स्टार्ट होके अल्हम्दुलिल्लाह, और इस साल 2024 सरबाज आपने किस उम्र में स्टार्ट किया था, और अभी सरबाज किस उम्र से स्टार्ट किया था और अब क्या उम्र हो गई होगी ये तमाम 14 चोटियां सर करते करते? जो मेरे क्लाइंबिंग
सॉरी, क्लाइंबिंग जो स्टार्ट किया जी, था जी। मैंने तकरीबन 28-29 साल की उम्र में स्टार्ट किया था, लेकिन मैं जब 15 साल का था तब से मैंने हाइकिंग या ट्रैकिंग मैंने स्टार्ट की थी टुवर्ड्स K2 बेस कैंप, नंगा पर्वत बेस कैंप तक। तो मैं 15 साल से ही, जब मैं 15 साल का था, 9th क्लास का स्टूडेंट था, तब से जा रहा था। और मुख्तलिफ फील्ड में लाइक किचन में, लाइक गाइडिंग में, बट प्रॉपर जो मेरा प्रोफेशनल क्लाइंबिंग है वो मैंने 2017 से स्टार्ट की। और किसी को देख के शौक पैदा हुआ या खुद से ही ये सोचा हुआ था कि आपने एक टाइम पे आके इस चोटियों को सर करना है? असल में हमारे यहाँ पे गिलगित बल्चिस्तान और खासकर हुंजा क्लाइंबिंग की मैदान में या क्लाइंबिंग की फील्ड में बहुत पहले से, लाइक ये पहला एसेंट नंगा पर्वत 1953 में और पहला एसेंट K2 का जो पहली दफा कोई भी उसको फतह किया वो 2054 में किया था, 54 में। तो उसमें हमारे हुंजा के, हसनाबाद के हमारे दादो मेहदी, मरहूम मेहदी कहते थे उसको, बहुत एक्सपीरियंस। और उसने जो इटालियन टीम थी उनके साथ स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर हमारे नज़ीर साहब जो कि पहले एवरेस्ट समिटर थे, और उसके बाद अशरफ अमान पहले K2 समिटर, समीना बेग जो कि पहले एवरेस्ट समिटर फीमेल्स में, और रजब शाह मरहूम मेहरबान, इस तरह के बहुत ऐसे। अच्छा सरबाज, आगे क्या प्लान है आपके? कौन सी चोटियां मजीद सर करने के प्लान्स हैं आपके? असल में मेरा ताल्लुक हुंजालियाबाद से है, तो हमारा सराउंडिंग में कोई 7 ऐसे पीक्स है, लाइक आप लोगों ने सुना होगा राका पोशी, और इस तरह का लेडी फिंगर, इस तरह के 7 और 6,000 के बहुत सारे पीक्स है। तो मैं इंशाल्लाह आने वाले इंशाल्लाह हमारी ढेरों दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा मुश्किल कौन सी चोटी थी और कौन सी चोटी थी जिसको सर करने में आपको मजा आया सबसे ज्यादा? मजा तो हर पीक का, क्योंकि जब जो भी एडवेंचर टूरिज्म से वो है या जो भी क्लाइंबर है उसको तो हर पीक में मजा आता है, लेकिन मुझे टफ टाइम दिया नंगा पर्वत और K2 ने। अच्छा, आपने सबसे पहली चोटी मेरे ख्याल में 8,000 से ज्यादा वाली नंगा पर्वत ही सर की थी, तो नंगा पर्वत की थी। आगाज में ही आपने इतना मुश्किल फैसला कर लिया? असल में मेरे साथ जो टीम थी वो बहुत एक्सपीरियंस और जिनको उस्तादों का उस्ताद कहा जाता था, हमारे मरहूम अली सातपारा, मोहम्मद अली सातपारा जो हमारे उस्ताद भी थे, उसके साथ वो साथ ही थे। मिगमा जी जो नेपाल के विंटर K2 इसने समिट किया था वो थे, तो मशहूर क्लाइंबर थे। तो ऑफ कोर्स फिर मेरे अच्छा, आपने साथ में एक मुनफरिद चीज ये भी की है सरबाज, कि आपने ऑक्सीजन के बगैर ये चोटियां सर की। इतना इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया आपने? असल में मैंने जब नंगा पर्वत मेरा पहला पीक था और मैंने वो विदाउट ऑक्सीजन कर ली, जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक पीक था, तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ अगर मैं अपने आप पे काम करूँ, मैं मेहनत करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दुनिया बहरहाल बहुत ही पुरखतर रास्ते और दुश्वार गुजार इन रास्तों से होते हुए आपने जो चोटियां सर की हैं, हम आपको बहुत मुबारकबाद देंगे। सरबाज खान हमारे साथ मौजूद थे कोहिमा। और जुनैद, बाकी में ये हर एक के करने का काम नहीं है। बिल्कुल, ये जान जोखों का काम है, बड़ी हिम्मत का काम है। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं सरबाज, इस तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहिए, चोटियाँ सर करते रहिए। आगे बढ़ते हैं, बात हो जाए कुछ कीड़े मकोड़ों से फ़ायदे की। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, 2 साल कबल द लेजेंड ऑफ मौला जट में एक्शन दिखाने वाले नौजवान हमारे हीरो फवाद खान के मद्दाहों ने एक खुशखबरी है उनके लिए। बड़े पर्दे पर वो एक्शन में दिखाई देंगे। फवाद खान को कराची की जो माफिया सियासत है उसके अंदर दिखाया जा रहा है। मूवी के अंदर उन्हें कास्ट कर लिया गया है और ये सियासत पर बनने वाली फिल्म है जो कास्ट कर ली गई है। ये फिल्म बिहाइंड द सीन में फवाद खान मरकजी किरदार में अब दिखाई देंगे। अमेरिका में होने वाले जनूबी एशियाई फिल्म फेस्टिवल तस्वीर फेस्टिवल की तकरीबात के दौरान फवाद खान की जो दोनों फिल्में हैं उनमें उन्हें कास्ट किए जाने की तस्दीक कर दी गई है। और फिल्म की हिदायत हैं वो महरीन जब्बार, जबकि सरमद खुसट और मोहम्मद अली नकवी देंगे। इसके अलावा फवाद खान एक और क्राइम थ्रिलर फिल्म दी प्रिजनर में भी मरकजी किरदार में दिखाई देंगे। तो फिल्में आ रही हैं, तैयार हो जाइए उनके फैंस। दी प्रिजनर्स की कहानी कराची की सियासत, माफिया, जराइम और शहर पर हुक्मरानी के ख्वाब देखने के लिए जो उसके गिर्द सियासत चल रही है उस पर मबनी है। और 1990 का दौर इसमें दिखाया गया है जब बड़ी मारा मारी थी। तो फवाद खान पुलिस अफसर के रूप में आपको उसमें, इसका मतलब है पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है उसके ऊपर तनकीद के ऊपर मूवी बनाई जा रही है। पीपल्स पार्टी
से ज़्यादा जो उस वक्त या MQM? पार्टी थी, जी हाँ, तो उसके ऊपर भाई पर बन रही है मूवी। 2025 और 26 में फिल्में रिलीज़ की जाएंगी, तो फवाद खान के फैंस तैयार हो जाइए, उनकी फिल्में आने वाली हैं। तो आगे बढ़ते हैं और बात हो जाए, कुछ कारोबार ऐसे हैं जिनके बारे में आपका ख्याल भी नहीं जाता, लेकिन आपको वो लाखों करोड़ों का फ़ायदा दे सकते हैं। लेकिन इनिशिएटिव और रिस्क लेने की बात है, वही कहते हैं ना, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा फ़ायदा। वैसा ही रिस्क लिया है सिद्रा साहिबा ने। सिद्रा सजाद साहिबा बिजनेस विमेन है, जो कि कीड़े मकोड़ों से लाखों किस तरह से कमाया जा सकता है, ये उन्हीं से जानते हैं। कीड़े मकोड़े हैं क्या? घुंगों को जुनेद जो है वो कीड़े मकोड़े कह रहे हैं। नहीं तो उनको फिर किसमें शुमार करें, आप मशवरा दे दीजिए। अच्छा, मैं उनको कीड़े मकोड़ों उनकी बरादरी बदलने जा रही है इस वजह से कि वो करोड़ों कमा के देंगे आपको। नहीं, एक्चुअली स्नेल जो है वो क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन में भी यूज होते हैं, स्किन की प्रोडक्ट्स में उनको इज्जत से बुलाएं, इसको थोड़ा सा इज्जत दें क्योंकि वो आपकी एंटी एजिंग में बहुत काम देते हैं। ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। सिद्रा साहब, आपको शामिल गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। ये आइडिया कैसे आया कि स्नेल्स के जरिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में आप पायनियर भी हैं इस काम में? जी बिल्कुल, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। और बिल्कुल, पाकिस्तान में जो सबसे पहले स्नेल फार्मिंग का आगाज़ करने वाली मैं ही हूँ। और मेरा करीबन 3 साल से, मैं 3 नहीं बल्कि चौथा साल है मेरा इस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए। तो अभी जाके इस साल में हम लोगों ने इसको मुकम्मल कर लिया। अच्छा, यूजुअली जो लोग सोचते नहीं है इस बारे में कि घोंघों से भी कोई बिजनेस हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ उसकी प्रोडक्शन इससे पहले हुई नहीं है, फार्मिंग हुई नहीं है। आपने जब ये पहला कदम उठाया तो बहुत सारी बातें हुई होंगी, तनकीद का सामना करना पड़ा होगा कि किस तरह का बिजनेस स्टार्ट करने लग गई हो जिसका इससे पहले कभी किसी ने नाम जिक्र सुना ही नहीं है, मुश्किलात दरपेश आई? हमारे इलाके में इन स्नेल को जो है मारा जाता है, क्योंकि ये सब्जियों को ख़राब करती हैं। इसको मार देते हैं? हाँ, स्प्रे करके तो तल्फ कर देते हैं। तो लोग वैसे भी पसंद नहीं करते, चिपचिपा सा होता है, तो इस वजह से। और वो ये कहते थे कि मैंने सुनी है काफ़ी बातें कि ये क्या कह रही हो, कीड़ों में से क्या निकलेगा शुरू में। लेकिन जो लोग जानने वाले थे नेट पे, क्योंकि बाहर के ममालिक में तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो उन लोगों ने तो सपोर्ट किया, साथ दिया। और फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते कि इसकी टेस्टिंग करवाई, जब इसके रिपोर्ट्स आए तो फिर तो सबको यकीन आ गया। अच्छा, हाँ। अच्छा, आपको इस मासूम से घोंघे में इतनी दिलचस्पी इस वजह से नजर आई क्योंकि इसको तलफ कर दिया जाता था, मेडिसिन डाल के मार दिया जाता था? नहीं, मैं ये आर्टिकल नहीं आपने देखा कहूँगी। था? जी, आर्टिकल आपने पढ़ा था, आइडिया आया कहाँ से? हाँ, असल में मैं ये नहीं कहूँगी इस वजह से आया, ये था कि मैंने इसको एज अ बिजनेस मॉडल अपनाया है। मैंने इसके बारे में जो आर्टिकल पढ़ा उसके बाद मैं इस तरफ आई। फिर मेरे साथ, मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ काफ़ी डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, ठीक है, एक पूरी टीम है। जी हाँ, वो पूरे इस पे काम। फैमिली की सपोर्ट भी है? मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, सभी ने की है, पूरी फैमिली ने किया, लेकिन उनकी बड़ी मेहनत इसमें शामिल रही है। ये उनको क्रेडिट जाता है बहुत बड़ा, के साथ से ही ये मुमकिन हो पाया। अच्छा, आप मानसेरा में इसकी प्रोडक्शन कर रही हैं, वहाँ का मौसम साजगार है या फिर आपकी रिहाइश वहाँ पर है इसलिए वहाँ पर शुरू किया? नहीं, हमारा जो इलाका है मंसरा का, वो मानसूनी एरिया भी हम लोग बोल सकते हैं। वो उसका माहौल इसके लिए बहुत अच्छा है, साजगार है। एक तो ये इतने टेम्परेचर में होती है कि 15 से 25 या 30 तक ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव कर पाती है। अच्छा। दूसरा, हमारी जो वाइल्ड स्नेल है, असल में उस खित्ते की अपनी खुसूसियत है कि वो वहाँ की हर्ब्स बहुत मशहूर हैं, वहाँ के मशरूम जो हैं वो सबसे ज़्यादा कीमती माने जाते हैं। तो मादनियात से भरा हुआ है हमारा वो इलाका। और अच्छा, आपने बात कही है कि वाइल्ड स्नेल है जी, ये वाइल्ड स्नेल जो है ये क्या है? ये हेलिक्स वाइल्ड स्नेल मैं तब कहती हूँ क्योंकि हमारा जो इलाका है वो जंगलात पर मुश्तमिल है। तो हेलिक्स ये हार्मफुल भी है? जी, हार्मफुल नहीं, ये बिल्कुल हार्मफुल नहीं है, लेकिन डायरेक्ट नहीं अप्लाई करना चाहिए। जाहिर सी बात है, हम लोग इससे स्लाइम एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसको पूरा प्रोसेस किया जाता है। आपने बताया आपके साथ रिसर्चर, डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद है। इसके ऊपर अभी तक कितनी रिसर्च हो चुकी है? किस किस काम के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है? अभी हज़ारा यूनिवर्सिटी के फार्मेसी डिपार्टमेंट वाले जो हैं, इससे मेडिसन पे इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। डॉक्टर हलाक साहब हैं वो उन्होंने अपने स्टूडेंट भी लगाए हुए हैं जिससे वो अच्छी मेडिसन, जो क्योंकि बाहर के ममालिक में बना रहे हैं, तो वो उस पर कह रहे हैं। इससे पहले डॉक्टर इकबाल रज़वी साहब हैं, इकबाल अलवी साहब हैं, डॉक्टर ज़ीशान हैं और रिसर्चर हैं इंज़माम जो हमारे साथ होते हैं।
तो इन सब के चीज़ों से एक्सपर्टीज इसमें शामिल है। वो कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी दिए, ज़ारा यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स भी अपने दिए हुए हैं कि वो इसकी एंटी माइक्रोबियल जो इसकी एक्टिविटीज़ हैं उस पर वो ये काम कर रहे हैं। अच्छा, ये स्किन कैंसर पे कैसे वर्क करता है। फ़वाइद तो आप बता रही हैं इसके बेशुमार हैं, मुनाफा बख्श कारोबार भी है, क्योंकि अभी तक तो आप बता रही थी कि आपने इसको 2 से 3 साल सिर्फ इन्वेस्ट ही किया है। जी जी। आना कब शुरू होगा और कितना मुनाफा इससे कमाया जा सकता है? सर ये एक ऐसी चीज़ है कि इसमें देखें अलग अलग आजकल देखें तो रेंज होती है। हाइलुरोनिक में अलग सीरम आ रहा है, ग्लाइकोलिक में आप देखें तो अलग रेंज में आ रहा है। तो स्नेल स्लाइम ऐसे जिसमें अल्लाह पाक ने कुदरती तौर पे वो सारे कंपाउंड्स डाले हुए हैं, और जो हमारी डर्मा से रिलेटेड डर्मा फार्मा वाले हैं या कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है वो इसकी इन चीज़ों को समझती है। अच्छा, हम कोरियन स्किन की बात करते हैं सिद्रा, तो कोरियन स्किन जो है वो दुनिया भर में बड़ी मशहूर है कि कोरियंस की स्किन बड़ी ग्लास स्किन होती है, बड़ी अच्छी स्किन होती है। जब आप उनकी प्रोडक्ट्स देखते हैं तो उनके अंदर स्नेल का यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ होता है, बाकायदा लिखा जाता है इंग्रेडिएंट्स के अंदर। और क्या आपका भी प्लान है? जी, और पता है हम लोग बना रहे हैं सीरम और क्रीमें बना के भी दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे। और आपके ये सबसे बड़ी बात है कि पूरी दुनिया में जो स्नेल स्लाइम बेस्ट क्वालिटी का है वो हमारा है, पाकिस्तान का। और जैसे कि आपने सवाल किया कि इसका बिजनेस जी अभी तक तो इन्वेस्ट कर रहे हैं और अर्निंग भी हो रही है, लेकिन ये एक बहुत ही मुनाफा बख्श कारोबार है ये, और पाकिस्तानी मुनाफा देगा तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किरदार अदा कर सकते हैं। सही में इसको तो गवर्नमेंट लेवल पे भी सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि इसमें पोटेंशियल जिस तरह आप बता रही हैं बहुत ज़्यादा लग रहा है कि मुल्की रेवेन्यू में बड़ा इजाफा कर सकता है, बहुत ज़्यादा कर सकता है अगर इस पे प्रॉपर वो काम करें और उसको लेके चलें। क्योंकि इस चीज़ को भी देख सकते हैं, उनका जहाँ तक मैं देख रही हूँ उनका 80 से 100 किलो लिक्विड और हमारा 1 किलो लिक्विड बराबर आता है। अच्छा, वो कंपाउंड्स के इतना डिफरेंस है। इसकी प्योरिटी ज़्यादा ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक कंपाउंड्स है ना, जैसे ग्लाइकोलिक है तो वो जितना उनका ड्राई में आ रहा है उतना हम लोगों के लिक्विड में आ रहा है। 1500 उनका आ रहा है तो हम लोगों के लिक्विड में 1000 प्लस इस तरह से। अच्छा, उसकी बाकी कंपाउंड्स होते हैं उनका एक एनालिसिस करते हैं, वो पैरामीटर्स होते हैं उसके, तो हमारे पैरामीटर्स उनसे बहुत ज़्यादा। जो आपने कहा कि हमारे पास वाइल्ड है, क्योंकि वाइल्ड घूंगे हैं तो उनकी जाहिर है प्रोडक्शन देसी है, नेचुरल है, वहाँ पर फार्मिंग की जाती है, ख़ुद से आर्टिफिशियल तरीक़ों से बनाए जाते हैं, जिनको हम फार्मी घूंगे कह सकते हैं। हम लोग इसको फार्मी माहौल में बिल्कुल नहीं रखते हैं, हम इनको देते हैं वेजिटेबल्स देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, हर्ब्स देते हैं, वहाँ की जड़ी बूटियाँ पत्ते वगैरह जो ये खाते हैं शौक से। फिर हम लोग इसको मसनूई टेम्परेचर नहीं देते, ये जो अपने टेम्परेचर में जब तक ये काम कर रहे हैं तो ठीक है। हाइबरनेट होना होता है तो हम लोग ये नहीं करते कि इनको दोबारा से टेम्परेचर दे के करें, क्योंकि इसमें उनके कंपाउंड जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। जो हमें दे रहा है अच्छे तो फिर वो क्वालिटी इनकी गिर जाती है। तो हम लोग इनको नेचुरल माहौल में ही छोड़ते हैं कि अपने तरीके से। ज़बरदस्त। बिगनर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगी कि वो क्या अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या करें? और क्या ट्रेनिंग भी देंगी आप उन्हें? जी बिल्कुल। देखिए, स्किन केयर में वो अपना ब्रांड लोग रजिस्टर करवा सकते हैं। सीरम और क्रीमें हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करके भी दे सकते हैं, जो खुद हमसे लेना चाहें। प्राइम स्नेल मुकस मेरी कंपनी है, तो वो कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सजाद, आप हमारे साथ मौजूद थी। और एक अच्छा बिजनेस प्लान है, एक अच्छा बिजनेस आइडिया है, अगर किसी को स्टार्ट करना है तो इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अभी आपको जाते जाते मिलवाते हैं एक मुनफरिद ऐसी कौम मौजूद है, ऐसा कबीला मौजूद है कि वो अपने मुर्दा प्यारों को संभाल के रखते हैं। मुर्दा प्यारों को संभाल के रखते हैं। तो आपने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन ऐसे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो कि त्यौहार हों या कोई ऐसा मौका हो। इंडोनेशिया के सोलावेसी पहाड़ों में तोराजन कम्युनिटी है और मुनफरिद अमल करती है जो आपको हैरान कर देगा। तोराजन कम्युनिटी अपने मरने वाले जो अजीज़ हैं उनको बीमार समझती है, मुर्दा नहीं समझती, और उनके मुताबिक मरने के बाद रूह का वजूद ख़त्म नहीं होता, इसलिए वो अपने प्यारों की लाशों को मम्मी बनाते हैं और उनकी देखभाल जिंदा लोगों की तरह करते हैं। उन्हें खाना पानी मेकअप शेकअप भी कराते हैं जी, उन्हें खाना पानी भी देते हैं, उन्हें कपड़े देते हैं बाकायदा, और लाशों को जो है वो फाउंड्री हाइड और पानी के जरिए महफूज किया जाता है। ये एक खास किस्म की मेडिसिन है जो मम्मी बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। इस तरह से वो ये मानते हैं कि महफूज शुदा जो जिस्म है वो खुशकिस्मती लाता है। तो तोराजन के लोग बचपन से ही मौत को ज़िंदगी का हिस्सा समझते आ रहे हैं। आखिरत में लगता है इनका हिसाब अलग लेवल का ही होगा, जो ये हरकतें कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, हम ये दुआई कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।